नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी देने का कार्य करेगी कांग्रेस। रायबरेली में राहुल गांधी ने युवाओं से किया वादा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में याचिका, झूठ बोलकर लाभ लेने का लगा आरोप। इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि यूपी का चढ़ेगा सियासी पारा, सीएम योगी के गढ़ में गरजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और वहीं आगे जिक्र होगा कि मतदान पूरा होने के 48 घंटे के भीतर बताएं फाइनल वोट प्रतिशत। एडीआर की याचिका सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी देने का कार्य करेगी कांग्रेस। रायबरेली में राहुल गांधी ने युवाओं से किया वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और वो यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली मेरी 2 माताओं की कर्म भूमि है, इसीलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है, ये बताने रायबरेली आया हूं। राहुल गांधी ने कहा कि 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी देने का कार्य कांग्रेस करेगी। देश में ठेकेदारी प्रथा बंद होगी और पेंशन के साथ गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने मन बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी 22 लोगों के लिए काम कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ लखपति बना सकती है। कांग्रेस हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएगी, उसमें यूपी के करोड़ों लोग होंगे और इस लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में यहाँ पर उन्होंने वादा किया है कि 1 लाख रुपए 1 साल का दिया जाएगा, यानी कि जुलाई में 1 तारीख की सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और 8500 रुपये हर महीने उसमें जाएगा। ये पैसा इसलिए कि महिलाएं भी घर पर 8 से 10 घंटा काम करती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए नरेंद्र मोदी काले कानून लाए हैं और देश के किसान सड़क पर आ गए हैं। सैकड़ों किसान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हज़ारों किसानों से पूछा क्या चाहिए। किसानों ने कहा हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। अरबपतियों का कर्ज माफ़ हो जाता है, बैंक में जाते हैं तो लाल कालीन लग जाता है, हम जाते हैं तो हमें डांट के भगा देते हैं, हमारा कर्ज कभी भी माफ़ नहीं होता। इस पर मैंने उनसे कहा कि याद करिए यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया था। मैंने किसानों से कहा कि यदि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आपका कर्जा माफ़ करना मेरा पहला काम होगा। दूसरा काम किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना, और ये 2 वादे यात्रा में किए। और तीसरी बात मैनिफेस्टो में डाल दी कि बीमा का किसानों को 30 दिन के अंदर भुगतान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव के बीच सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर हो रही वोटिंग के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा हाथ रहा है। महिलाओं को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम कांग्रेस से एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आए हैं। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले ही हमारी गारंटियों ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो या भोजन सुरक्षा, हमारी योजना से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। महालक्ष्मी हमारे इस काम को आगे बढ़ाने की सबसे नई गारंटी है और इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में याचिका, झूठ बोलकर लाभ लेने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बचने के लिए बनाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट को लेकर एक याचिका सोमवार को वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर सिविल जज की अदालत में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ एस्ट्रोजेन कंपनी और उसके चेयरमैन समेत 28 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने इस मामले के लिए गठित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट रिक्त होने के चलते प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख
23 मई तय कर दी है। माना जा रहा है कि देश में यह अपने तरह का पहला मामला है जब कोरोना वैक्सीन को लेकर सीधे प्रधानमंत्री को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि युवा कांग्रेस की जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता विकास सिंह ने अपने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत आवेदन दिया है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ एस्ट्राजेनेका कंपनी और उसके चेयरमैन समेत सभी 28 विपक्षी ने आपस में मिलीभगत करते हुए बिना किसी परीक्षण के कोविशील्ड नामक दवा बनाकर लोगों को भय दिखाकर कोरोना वैक्सीन बताकर लोगों को जबरन लगवाए और उससे लाभ अर्जित किए। साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री को उस लाभ में हिस्सेदार बनाते हुए उन्हें चंदा के रूप में कंपनी द्वारा अर्जित लाभांश दिया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि विपक्षी द्वारा ये जानते हुए कि इस दवा का साइड इफेक्ट होगा, लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया। दोस्तों, इस मामले की जानकारी होने पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है और याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायहित और लोकहित में प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी 28 विपक्षीगण को बतौर अभियुक्त तलब कर उन्हें दंडित किया जाए। साथ ही ये भी मांग की गई है कि इस मामले में जितने भी लोग इस दवा के साइड इफेक्ट से पीड़ित हैं सभी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी का चढ़ेगा सियासी पारा, सीएम योगी की गढ़ में गरजेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच पांचवें चरण के लिए सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। इस कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव के बाद खड़गे महाराजगंज और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मतदान पूरा होने के 48 घंटे के भीतर बताएं कि फाइनल वोट प्रतिशत कितना। एडीआर की याचिका सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और इस याचिका में चुनाव आयोग को वोटिंग के पूरे प्रतिशत को मतदान के तुरंत बाद प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। अदालत 17 मई को इस विषय पर सुनवाई करेगी और ये याचिका एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एडीआर की पहल के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने फिलहाल जो याचिका लगाई है ये दरअसल लोकसभा चुनाव और उसके वोट प्रतिशत सार्वजनिक करने से जुड़ा मुद्दा है। चुनाव के हर एक फेज की वोटिंग के बाद आयोग मतदान का सही प्रतिशत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है और इस चुनाव में विपक्ष और कई संगठनों की ओर से बार बार कहा गया कि आखिर वोट प्रतिशत बताने में आयोग देरी क्यों कर रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है और 48 घंटे के भीतर वोट का पूर्ण आंकड़ा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 400 का दावा करने वाली भाजपा 40 सीटों पर सिमट जाएगी, कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज का दावा। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 50 दिन जेल में रहने के बाद 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इससे दिल्ली के चुनाव में अचानक सियासी गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उम्मीद है कि न केवल वो इस बार दिल्ली में खाता खोलेंगे बल्कि कई सीटों पर जीत भी हासिल करेंगे। और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच हमारे संवाददाता ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट पर दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता उदित राज से बातचीत की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 तक इंतजार नहीं, मोदी जून में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, शशि थरूर ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र पर दिए गए बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि देश को सितंबर 2025 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। थरूर ने यह भी कहा कि अगर विचारधारा एक है तो छोटे दलों को क्षमतावान कांग्रेस पार्टी में विलय कर लेना चाहिए। थरूर ने रविवार को अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जून में केंद्र में एक नई सरकार का गठन होगा, इसलिए सितंबर 2025 तक इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल ने दावा किया था कि मोदी गृह मंत्री अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी सितंबर 2025 में 75 साल के होने पर शाह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संवैधानिक पदों का स्तर गिरा दिया है और उनकी ओर से इस्तेमाल की गई भाषा देश के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भगवान पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है और मैं मंदिरों में प्रार्थना के लिए जाता हूं, राजनीति करने नहीं। भाजपा प्राण
प्रतिष्ठा समारोह का दुरुपयोग कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने नई गारंटी दी, पीएम मोदी और अमित शाह पर भी बोले। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मोदी और शाह की जोड़ी महाराष्ट्र से नफरत करती है, इसीलिए उन्होंने कई कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश नहीं करने दिया। उन्होंने पीएम को विश्वासघाती कहा और इस चुनाव में उद्धव ठाकरे ने गारंटी भी दी। दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनावों के बाद मोदी का तानाशाही शासन समाप्त हो जाएगा और महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनने वाली है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने गारंटी दी है कि मोदी सरकार के दिन लदने वाले हैं और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। पार्टी के मुखपत्र के साथ इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की नीतियों की आलोचना की और उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के चलते भाजपा के भीतर रूढ़िविहीन नेतृत्व तैयार हुआ है। भाजपा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को खत्म करना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मतदान करने पहुंचे कन्हैया कुमार ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, 400 पार के दावे को बता दिया खोखला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच वोट देने अपने गांव बिहार पहुंचे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महान पर्व है और ये उत्सव का समय है। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले मतदान जरूर करते हैं। मतदान की वजह से मुझे अपने लोगों के बीच आने का मौका मिला, उस मिट्टी पर आने का मौका मिला जहां मैं पला बढ़ा हूं। इस भूमि से मैं भावनात्मक और राजनीतिक तौर पर जुड़ा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि गत लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में इंडिया गठबंधन नहीं था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव लाएगी। मैं लोगों के बीच रहकर परिवर्तन के भाव को स्पष्ट महसूस कर रहा हूं। बिहार के अलावा पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। और इस दौरान कन्हैया कुमार ने एनडीए के 400 पार के दावों को खोखला बताया और कहा कि एनडीए द्वारा 400 पार का दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद इस बात को दावे से कह सकता हूं कि इस बार एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शाह की रैली में पत्रकारों से मारपीट पर बोली प्रियंका गांधी, जनता की आवाज़ छीन लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में कथित रूप से धन देकर बुलाई गई महिलाओं से बात करने वाले एक पत्रकार से मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश से लोकतंत्र को खत्म करके जनता की आवाज़ छीन लेना चाहती है। पुलिस ने पत्रकार से मारपीट के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रायबरेली में गृह मंत्री जी की सभा में भाजपा के लोगों द्वारा पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी को बेरहमी से पीटा गया। गृह मंत्री जी भाषण देते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभाओं में आने के लिए उन्हें पैसे दिए गए हैं। उन्होंने इसी पोस्ट में कहा कि पूरे देश के मीडिया का मुंह बंद कर देने वाले भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके खिलाफ कहीं कोई आवाज़ उठे। संविधान खत्म करने का अभियान चला रही भाजपा इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर जनता की आवाज़ छीन लेना चाहती है। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया जिसमें एक व्यक्ति किसी अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ा कराह रहा है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस की सीटों को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बताया कितनी सीटें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को डबल डिजिट यानी 10 या उससे ज़्यादा सीट मिलने वाली है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया है कि देश भर में बदलाव की लहर चल रही है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये दावे अशोक गहलोत ने समाचार एजेंसी से बातचीत में किए हैं। इस दौरान बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अब जुमलेबाजी काम नहीं करेगी। अशोक गहलोत का यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर था जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। बता दें कि कुछ समय पहले अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी ने मोदी की गारंटी पर ही सारा फोकस रखा है जो कि उन्हें भारी पड़ने वाला है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जबरदस्ती थमाया गया नीतीश के हाथ में कमल, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज, कहा अब चाचा का झंडा उठाएगा भतीजा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और देश में चौथे चरण का मतदान जारी है। बीते दिन पीएम मोदी पटना में रोड शो किए और इस दौरान पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी मौजूद थे। सीएम नीतीश, इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मोदी के द्वारा पटना में रोड शो किए जाने और सीएम नीतीश के हाथ में कमल का सिंबल लिए जाने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल हमको कई लोगों ने खबर किया, फ़ोन किया। नीतीश जी की स्थिति को देखकर लोग बहुत दुखी थे। जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, जबरदस्ती उनके हाथ में कमल थमा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में हमने कहा था चाचा जो मुहिम लेकर निकले हैं उनका भतीजा झंडा उठाने का काम करेगा, कि जो 14 में आए वह 24 में आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश भी यही चाहते हैं कि मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएं। वहीं रोड शो को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी ने आपको बताया बिहार के लिए क्या करेंगे, हम तो कहीं नहीं सुन रहे। बिहार आ रहे हैं लेकिन एक शब्द बिहार के लिए नहीं बोल रहे हैं। पीएम मोदी काम की बात नहीं करते, बेकार की बात करते हैं और इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। इवेंट ऑर्गेनाइज करना उनका काम है, इवेंट ऑर्गेनाइजर करते हैं, हाथ हिलाते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर जांच मामले पर तेजस्वी ने कहा कि रूटीन चेकअप होता है, होते रहना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। रामविलास पासवान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। इस पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा अच्छा मूर्ति किसने फेंकवाया था, उनका घर किसने खाली करवाया था, ड्रामाबाजी से काम नहीं चलता है बॉस, ये बिहार के लोग हैं, सब समझते हैं कौन कितना ड्रामेबाज और झूठा है। 10 साल का हिसाब दो, आज रोना पड़ रहा है। चुनाव में आकर जब हम लोग थे बिहार के चुनाव में तो आप कहां गायब थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शरद गुट का आरोप, बारामती वाले ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद, अधिकारियों ने दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने सोमवार को ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एनसीपी ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि प्रदेश के पुणे जिले में एक गोदाम में 45 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद रहे, जहां बारामती लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम रखी गई थी। वहीं शरद पवार की पार्टी के आरोपों पर चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुबह परिसर में कुछ बिजली के काम के दौरान कैमरों की एक केबल को थोड़े समय के लिए हटाना पड़ा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी एसपी उम्मीदवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के चुनाव प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत खाबिया ने कहा कि भारतीय खाद्य अधिनियम के गोदाम में सुबह 10:30 से 11:15 के बीच सीसीटीवी बंद कर दिए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, पीठ ने कहा हमारे पास कानूनी अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर जो याचिका दायर थी उसको खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि उसके पास केजरीवाल से सीएम पद से हटने के लिए पूछने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इससे पहले 28 मार्च को उच्च न्यायालय ने सुरजीत सिंह यादव नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने तब कहा था कि इस मुद्दे की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का काम है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके बाद 4 अप्रैल को कोर्ट ने विष्णु गुप्ता, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि वो सीएम बने रहेंगे या नहीं। पीठ ने टिप्पणी की थी कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है, लेकिन ये उनका निजी फैसला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी, हुड्डा बोले अल्पमत में है सैनी सरकार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने पहले बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया, वहीं अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कुरुक्षेत्र से 2 बार के पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने बीजेपी छोड़ दी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में कैलाश सैनी ने बीजेपी ज्वाइन की। कैलाशों को कुरुक्षेत्र जिले में प्रमुख ओबीसी नेता माना जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के लोग केंद्रीय बलों के साथ मिलकर मतदाताओं को धमका रहे हैं। तृणमूल ने बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग में लगाया भगवा पार्टी पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को मतदान के दौरान कई हिस्सों में हिंसक घटनाओं की सूचना सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार दुर्गापुर में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। वीरभूम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक मतदान केंद्र के बाहर उनके स्टॉल में तोड़फोड़ की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 सीटों पर मतदान के बीच कहीं बहिष्कार, कहीं ईवीएम खराब, विपक्ष ने लगाई शिकायतों की झड़ी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के तहत सोमवार को यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी है और इस बीच कहीं से मतदाताओं की नाराजगी के चलते मतदान बहिष्कार तो कहीं ईवीएम की खराबी के चलते मतदान में देरी की खबरें आ रही हैं। विपक्ष ने एक बार फिर चुनाव आयोग से शिकायतों की झड़ी लगा दी है। जानकारी के अनुसार लखीमपुर नगर पालिका के मॉडल बूथ पर तकनीकी समस्या के चलते मतदान देर से शुरू हुआ। बूथ नंबर 183 पर लोग सुबह ही लंबी कतार में खड़े थे, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते मतदान शुरू होने में देरी हुई और वहीं लखीमपुर के ही ईसानगर के मुड़िया गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार कर दिया। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।